हेलो दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे एक प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी सीजीएल का, जो कि 2019 में आया हुआ था। इंग्लिश का हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है पैराजम्बल, मतलब PQRSB इसको बोलते हैं। और इन हमें सेंटेंस को बेसिकली अरेंज करना है। तो ये कई टाइप के होते हैं दोस्तों, तो जिस टाइप के आज हैं तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे आपको इसको मतलब एग्ज़ाम में सोल्व करना है एग्जैक्टली कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो यार, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हाउ एवर। तो बस आगे सेंटेंस को पढ़ना ही नहीं, क्योंकि यार हाउ एवर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये पीछे मतलब इससे पहले कोई ना कोई लाइन पक्का आई होगी, कोई ना कोई सेंटेंस पक्का आया होगा। तो हमें ऐसा लग रहा है, तो इसको अभी हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ से जिस भी ऑप्शन में ए ए है मतलब पहला, तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन ए किसी में भी पहला नहीं है। तो अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है दिस चेंज, तो इसको भी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस चेंज तो मतलब किसी चेंज के बारे में पहले बात हुई होगी, तो उसी के बारे में तो यहीं पे आया हुआ है। तो और अगर मैं आपको इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सिखाऊं, ग्रामेटिकली अगर मैं आपको इसको बताऊं, तो क्या हुआ कि ये दिस जो होता है ये होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसके लिए आता है? प्रोनाउन का काम ही ये होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ काऊ, सी हैज़ 4 legs और इट हैज़ 4 legs। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इट हैज़ 4 legs। इट किसके लिए है? काऊ के लिए। तो हम मतलब यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि ये सेकंड वाला सेंटेंस कौन सा है। इट वाला सेकंड वाला सेंटेंस है, फर्स्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि इट किसी न किसी के लिए तो आया ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी दिस किसी न किसी के लिए तो आया ही होगा, तो फिर इसको भी हम फर्स्ट नहीं मान सकते। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जिससे मतलब हमें ये लगे कि ये फर्स्ट नहीं हो सकता। तो सी वाला ये बिल्कुल फर्स्ट हो सकता है, मे बी। तो इस पे हम थोड़ा सा मतलब ध्यान रखेंगे कि ये फर्स्ट हो सकता है। तो एक बार डी को और देख लेते हैं। वैसे बी वाले तो दोनों के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऊपर वाले दो रह गए क्योंकि सी है इनमें दोनों में। तो हम पक्का बता देगा कि सी तो फर्स्ट है ही। ओके, सो सेकंड हमें देखना है कौन सा है। वैसे पहले डी को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। तो फर्स्ट तो ये भी नहीं हो सकता वैसे, क्योंकि ये मतलब किसी न किसी चीज़ के बारे में बात हुई है जो जिसमें पहला तो एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में होता है और सेकंड जो है वो परसेंटेज चेंज के टर्म्स में होता है। तो वैसे मैं इसकी मतलब आसानी से मैं इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ कि ये मतलब ये सेंटेंस कहना क्या जा रहा है। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो यार इसके लिए वीडियो आगे आ जाएगी, बट मैं अभी इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यार मैं इसको समझ कैसे पा रहा हूँ। तो तो इसका मतलब क्या है, सी तो पहले आएगा ही, क्योंकि दो ऑप्शंस में सी ही पहले बचता है, बी पहले नहीं आ सकता। ओके, तो सी के बाद बी आएगा या ए आएगा, हमें ये देखना है। तो हम दोबारा से सी को पढ़ते हैं पहले। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। ओके, अब इसके बाद हम ए को देखते हैं पहले। हाउ एवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। ओके, अब हम बी को पढ़ते हैं। हो सकता है कि ए हो सकता है कि बी हो। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 ways। तो यहाँ पे देखो कितनी आसान बात है। अब यहाँ पे देखो रेफर्स टू द चेंज, तो यहाँ पे चेंज की बात हुई थी, और बी में भी मतलब क्या बात है, चेंज की बात है। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways। तो हमें क्या मिला, सी बी डी ए। तो ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। दोस्तों मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, नहीं तो मैं इसको मतलब इसमें मैं 30 सेकंड मुश्किल से लेता। ओके यार, तो आपको भी अपनी अप्रोच ऐसी ही बनानी होगी कि आप 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स में आप पैराजम्बल को सॉल्व कर लो। तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। ओके,
ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, तो अब यहाँ पे हमें सिनोनियम ढूंढना है। तो सिनोनियम हम कैसे ढूंढेंगे यार, मतलब इसमें तो मतलब हम कुछ बता नहीं सकते आपको कि सिनोनियम हम कैसे ढूंढेंगे, तो आपको पता ही होगा कि मतलब सिनोनियम्स तो यार हमें मतलब याद करने होते हैं ना यार, मतलब ये तो वोकैब है ना। अब वोकैब में भी अब आप हो सकता है कि वोकैब पता नहीं किस तरीके से तैयार कर रहे हो, तो वोकैब भी आप मतलब वोकैब के भी मतलब तैयार करने के तरीके होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब रटते चले जाएंगे और वोकैब आपको याद हो जाएगी, वो आपको याद नहीं होगी, वो कभी ना कभी आप भूल जाएंगे पक्का। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑब्लिगेटरी है यहाँ पे। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है यार, दैट यू मस्ट डू, जो आपको करना ही है। ओके, इसका हमें सिनोनिम ढूंढना है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब हम सिनोनिम की जगह एंटोनिम ढूंढ देते हैं। तो अब इसका मतलब सीधा हमें पता है कि मैंडेटरी, मैंडेटरी का भी मतलब क्या होता है, दैट यू मस्ट डू, जो आपको करना ही करना है। ओके, बस यार इस क्वेश्चन में तो बस इतना ही था। इस क्वेश्चन में और कुछ बताने लायक है नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। ओके, तो यहाँ पे हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल में मुझे तो मतलब हार्ड क्वेश्चन लगता है, बट फिर भी अब आपको भी ये बताना तो है ही कि मतलब आएगा क्या इसमें। तो वी मस्ट, ओके, ब्लैंक, हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। ओके, तो हमें मतलब इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें हेल्प को मतलब हेल्प करनी चाहिए किसी होमलेस या फिर फिजिकली डिसेबल्ड आदमी की। ओके, तो यहाँ पे क्या आ सकता है यार, रेंडर, कंट्रीब्यूट, डोनेट, एक्सर्ट। अब यहाँ पे आपको मतलब इन चारों वर्ड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आपको ये मतलब एक जैसे लग रहे होंगे चारों वर्ड, तो यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। तो सबसे पहले तो हम एक्सर्ट को उठा लेते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने मतलब बहुत बार सुना होगा कि प्रेशर को हम एक्सर्ट करते हैं, मतलब फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट ऑफ एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, तो एक्सर्ट का मतलब होता है थोड़ा सा जैसे कोई एफर्ट, मतलब कोई एफर्ट लगाना। ओके, तो एफर्ट तो हम यहाँ पे नहीं लगा रहे। ओके, तो डोनेट, डोनेट का मतलब क्या होता है, टू गिव मनी और अदर गुड्स टू सम पीपल, टू समवन। ओके, सो ऐसा इसका मतलब डोनेट का मतलब ये होता है। तो ये भी नहीं हो सकता यार, क्योंकि हम यहाँ पे मनी या फिर मतलब कोई गुड, गुड तो आप समझ रहे हैं ना, किसी प्रोडक्ट मतलब कोई मटेरियल थिंग को हम यहाँ पे डोनेट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डोनेट भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हम हेल्प, हेल्प दे रहे हैं किसी को। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट, तो कंट्रीब्यूट आपको लग रहा होगा आएगा, बट कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कुछ पार्ट, मतलब आपका मान लो ये आपके पास मान लो 100 रुपये थे, तो आपने 50 रुपये कहीं ना कहीं पे कंट्रीब्यूट कर दिए, किसी को दान दे दिए, कंट्रीब्यूट कर दिए। ओके, तो ऐसा होता है मतलब अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा किसी को कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, तो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा देना। तो हेल्प ऐसी नहीं होती कि हमारे पास 100 हेल्प है और हम 50 हेल्प किसी को दे देंगे, तो ये भी नहीं होता। तो रेंडर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना हो कि हेल्प जैसी चीज़ों में आपको रेंडर ही करना है। ओके, रेंडर यहाँ पे सही वर्ड है। चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे हमें ढूंढना है ग्रामेटिकल एरर इस सेंटेंस में। ओके, ढूंढते हैं। तो इसके लिए आपकी मतलब क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको, मतलब जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया और उसमें एरर ढूंढना हो, तो आपको देखो ऐसे ढूंढना है यारो। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड से लग जाओ, वन ऑफ दी बॉयज। ओके, यहीं पे रुक जाओ अब, ठीक है। तो आपको इस मतलब जितना भी मैंने पढ़ा इसमें कुछ गलत दिख रहा है, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। अगर मैं मतलब थोड़ा और टाइम लगाऊं तो मैं आपको यहाँ पे भी 2-3 रूल्स बता सकता हूँ, केवल मतलब इन 4 वर्ड से ही। बट मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि यार टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो हमें वीडियो छोटी रखनी है। चलो यार आगे चलते हैं।
फ्रॉम आवर स्कूल, ओके, वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पे सही है, फ्रॉम आवर स्कूल सही है, हैव बीन सेलेक्टेड। अब यहीं पे हमें गलती मिल गई, क्या है यहाँ पे, हैव, यहाँ पे आएगा दोस्तों हैज़। तो हमारा क्वेश्चन है ये सही, मतलब क्वेश्चन का आंसर है ये। अब यहाँ पे रूल क्या है यार, तो रूल यहाँ पे ये है कि देखो यार, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे है वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल, ओके, और वर्ब है यहाँ पे हैव बीन सेलेक्टेड। तो वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, अब यहाँ पे ये तो है सब्जेक्ट, बट हमें ढूंढना होता है मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एक ही होता है, ओके। तो मेन सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ कि जहाँ पे भी मतलब कोई मतलब मिक्स्ड सब्जेक्ट आया हो, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आया हो, बड़ा सा सब्जेक्ट हो, तो उसमें आप पहले प्रीपोजिशन को ढूंढो। जैसे यहाँ पे ऑफ हमें मिल गया प्रीपोजिशन, तो उससे आगे का सारा काट दो, तो क्या बचा वन, तो यही आपका मेन सब्जेक्ट है, ओके। सो वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो फिर वन के लिए हैव तो नहीं आ सकता, हैज़ ही आ सकता है, ओके। सो अब यहाँ पे एक बात हो रहा है दोस्तों, मतलब सिंपली अब देखो यार, इसकी अगर हम हिंदी बनाएंगे, मतलब इसको अगर हम अपनी सेंस में लेंगे, इसको हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे, तो इसका मतलब क्या बनेगा। वेट ए मिनट, अभी देखो, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, देखो हमारे स्कूल से एक लड़का, हमारे मतलब स्कूल के बॉयज़ से, बॉयज़ में से, ओके, मतलब हमारे स्कूल में जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से एक लड़का, उसके बारे में बात हो रही है ना, किसी एक लड़के के बारे में। तो हम यहाँ से भी सेंस देख के भी हम सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बंदे के बारे में बात हो रही है, तो ये सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ओके यार। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मतलब मैंने जितना बताया वो एनफ आपके लिए। तो आगे चलते हैं यार। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ओके, हमें यहाँ पे पैसिव फॉर्म ढूंढनी है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, कैसे, देखो यार, मतलब पैसिव, एक्टिव पैसिव और नरेशन वाले तो यार आपके मतलब सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको तो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आप तैयारी कर रहे हो इसके लिए, तो आपको इंग्लिश में सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव ही करने चाहिए, क्योंकि ये सब लोग कर देंगे। तो जो लोग सब लोग कर देंगे तो वो तो आपको पक्का आना चाहिए, क्योंकि आपको उनसे आगे निकलना है, क्योंकि ये कंपटीशन है दोस्तों, ओके। तो बैक टू द क्वेश्चन, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखनी है, सबसे पहले तो आपको मतलब क्या देखना है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब इस सेंटेंस का। तो देखो यार, सबसे पहले वर्ब देखेंगे हम, पार्सिंग सिखा रहा हूँ आपको थोड़ी थोड़ी सी। कीप्स क्या है यहाँ पे, वर्ब, ओके। तो कीप्स, अब कीप्स मतलब रखना, रख कौन रहा है, तो मैनेजर रखता है, तो ये है आपका सब्जेक्ट, ओके। तो वो क्या रखता है, द वर्क, ओके। कैसे रखता है, पेंडिंग, तो ये है आपकी एडवर्ब, ओके। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऐसा ऐसे इसकी पार्सिंग की जाती है बेसिकली। तो इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, बट फ़िलहाल मैं आपको इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ओके। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देखना, बस ये देखना कि जो इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा, वो ऑब्जेक्ट आगे होना चाहिए सबसे पहले, तो उसका सब्जेक्ट बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले द वर्क सही है, द वर्क सही है, द वर्क सही है, द वर्क सही है। अब यहाँ पे तो हर जगह पे सही है। तो एक और बात देखेंगे, अब जब यहाँ पे सब्जेक्ट द वर्क हो गया है, तो वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। वर्ब क्या होगी, द वर्क क्या है, सिंगुलर है, ये तो आपको पता ही होगा, मतलब वर्क एक सिंगुलर है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर इसकी वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो फिर क्या है, ये यहाँ पे इज है, सही है। हैज़ वाज है, सही है। हैज़ है, सही है। आर है, गलत है। तो ये तो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। ओके, तो अब चलते हैं आगे। अब बात क्या हो गई, अब हमें देखनी है इसकी वर्ब। ओके, वर्ब क्या है, कीप्स। अब मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे जितना हमने यहाँ पे कर लिया। बट आगे हम क्या करेंगे, अगर नहीं सोल्व हो तो हम देखेंगे वर्ब को। वर्ब क्या है, कीप्स। कीप्स अगर हम वर्ब को देखें तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, मतलब ये हमेशा हो रहा काम। जो मैनेजर है वो वर्क को हमेशा पेंडिंग रखता है। अच्छा, तो अब अगर ये प्रेजेंट में है तो वर्ब जो पैसिव फॉर्म में होगी वो भी प्रेजेंट में ही होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज है तो ये प्रेजेंट में है, चलो मान लिया, यहाँ मान लिया कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। अब दूसरे में वॉज है, ये तो हो नहीं सकता। हैज़ है, नहीं हो सकता। ये परफेक्ट वाली है और ये पास्ट वाली है, तो हमारा आंसर है 1। ओके, अब चलते हैं आगे। ओके, हमें ढूंढना है, मतलब ये होता है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हम कैसे देखेंगे, अब ये थोड़ा सा वैसे हार्ड वाला है, क्योंकि यार फ्रेजल वर्ब्स वाले सिंपली आते नहीं हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। बट फिर भी अब आया हुआ है तो हमें देखना ही होगा। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल, मतलब हमें इसी जो ये इसमें मतलब ब्रैकेट्स में है ना, तो इसी को हमें ढूंढना है, इसी का हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। इफ़ यू डू नॉट एक्सीड द बजट। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे एग्री टू द प्रपोजल। अब एग्री टू का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एग्री टू का मीनिंग क्या होता है, एग्री ऑन का क्या होता है, एग्री बाई का क्या होता है। अच्छा, एग्री बाई तो मैंने कभी सुना नहीं है, तो मैं तो इसको मतलब काट ही देता हूँ। एग्री ऑन या एग्री टू। ओके, तो अभी आपको बता देता हूँ इनका मतलब। अब देखो यार, एग्री विद यहाँ पे आया। एग्री विद का मतलब होता है, अब अगर मैं आपके ओपिनियन, आपने कोई ओपिनियन दिया, तो अगर मैं आपके ओपिनियन के साथ मेरा भी ओपिनियन मतलब एग्री करता हूँ, तो मैं बोलूँगा आपको आई एग्री विद यू। ओके, तो यहाँ पे विद का मतलब होता है ओपिनियन सही होना चाहिए, मतलब ओपिनियन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल। ओके, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल, बट यहाँ पे ओपिनियन की बात नहीं हो रही, सेंटेंस में प्रपोजल की बात हो रही है। ओके, प्रपोजल आपको पता होगा कि मतलब मैंने कुछ न कुछ ये बोला कि मैं आपको मतलब मैं 50 रुपये डोनेट करना चाहता हूँ, तो आपने बोला कि हाँ मतलब ये आपका प्रपोजल है, तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। तो यहाँ पे विद नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये कुछ मतलब कोई वर्क है ये। ओके, तो अब बात आएगी एग्री टू। एग्री टू द प्रपोजल का मतलब होता है कि टू डू समथिंग, तो हमें कुछ करना है, मतलब वर्ब के लिए। तो ये हो सकता है हमारा, क्योंकि प्रपोजल यहाँ पे काम हो रहा है प्रपोजल का। ओके, हम प्रपोजल के साथ मतलब मैं प्रपोजल देना चाहता हूँ और डायरेक्टर उससे मतलब एग्री कर रहा है, तो एग्री टू द प्रपोजल होता है। एग्री ऑन द प्रपोजल, जब मतलब दो या फिर उससे ज़्यादा पर्सनस, मतलब मैं मान लो कोई कमिटी अगर एक चीज़ पे एग्री करती है, मतलब किसी भी चीज़ पे, तो हम उसको एग्री ऑन बोलते हैं। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे यही आएगा, ये नहीं आ सकता। ये मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि विद तो मतलब ओपिनियन के साथ आता है। ओके, तो बाई हमने कभी सुना ही नहीं है, तो टू ही आएगा भाई। ठीक है, तो ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है यारो क्लोज टेस्ट। ओके, इसकी जगह पे आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी देखने को मिल सकता है, और कंपैरेटिवली वो इससे आसान भी होता है, बट ये भी इतना हार्ड नहीं होता। तो अब हम करेंगे इसी को। अब मैं पहले क्या करता था, शुरू में जब मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था क्वेश्चन पेपर्स को, तो मैं इसको देखते ही ये सोचता था कि इसको मैं बाद में करूँगा,
और बाद में छूट जाता था, क्योंकि टाइम तो यार इतना होता नहीं है CSL या फिर CGL एग्ज़ाम में। तो भाई मेरी वो स्ट्रेटजी थी गलत। ओके, टाइम यहाँ पे पूरा होने वाला टेस्ट का, तो हम दोबारा से ट्राई करेंगे। मतलब कौन सा क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन था आई थिंक, 7th या सो। चलो यार इसको हम सोल्व करते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज ए, ओके, डैश रोल। ओके, तो यहाँ पे मतलब मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि वाइट लाने वाला है, तो एक्चुअल में भी यहाँ पे मतलब वाइटल ही आने वाला है। अब देखो यार कैसे, ओए यार अब यहाँ पे क्या बात थी कि मतलब कम्युनिकेशन, मतलब हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मतलब हम ऐसे लिखते हैं कि मतलब दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग दिस। ओके, अब यहाँ पे एन तो आया नहीं है, एन आता तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट करते। वैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि भाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑप्शन में ही नहीं है। बेटर यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब कम्युनिकेशन प्लेज ए बेटर रोल, नहीं भाई, ये तो कंपैरेटिवली मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरिजन में ही यूज़ होता है। बेटर देन, आई एम बेटर देन यू, यू आर बेटर देन मी, लाइक दिस। ओके, तो अब टोटल तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आ सकता, मतलब कोई सेंस ही नहीं है। लाइफ लेस भी यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है, तो वाइटल यहाँ पे बिल्कुल एक बढ़िया सेंस दे रहा है। वाइटल अगर आपको नहीं पता इसका मीनिंग, तो भाई वाइटल इम्पोर्टेंट का सिनोनियम होता है। ओके, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट। ओके, चलो अगले पे चलते हैं यार। हाँ, तो इट कैन बी लर्नड बाई अवर डैश एफर्ट्स। ओके, इट कैन बी लर्नड बाई अवर अनक्लियर एफर्ट्स, ये तो नहीं हो सकता भाई। अब देखो मतलब कम्युनिकेशन कैसे लर्न की जा सकती है, और अनक्लियर एफर्ट्स ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉन्शियस एफर्ट्स में भी कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है उनमें, मतलब मतलब ये भी नहीं हो सकता यार। मतलब मैं इसका यार बता नहीं पा रहा हूँ आपको मीनिंग क्या है, बट आपको शायद पता ही होगा, तो मतलब ईजी सा वर्ड है। तो इम्पोर्टेंट एफर्ट्स मतलब ये भी नहीं हो सकता भाई। कॉन्शियस एफर्ट्स होता है, कॉन्शियस मतलब ऐसे एफर्ट्स जिन पे हमने मतलब सोचा समझा हो। ओके, चलो आगे चलते हैं। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर वट, डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी। ओके, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये तो, मतलब इसको तो हम कोई भी देख के ही बता सकता है। वैरायटी नहीं हो सकता, एजिलिटी नहीं हो सकता, फैकिलिटी नहीं हो सकता, मतलब ठीक है, तो एबिलिटी ही हो सकता है यहाँ पे। सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब हार्ड है, तो बैरियर्स 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब बाई भी यहाँ पे नहीं हो सकता, अगेंस्ट अगेंस्ट यहाँ पे हो सकता था बट नहीं होता भाई यहाँ पे। फ्रॉम भी नहीं हो सकता भाई। ओके, तो ये मतलब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे प्रीपोजिशंस की होनी चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ओके, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, आगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, ओके, ओवरकम, ये भी मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। टू ओवरकम दीज बैरियर्स। ओके, मतलब बैरियर को हम क्या करेंगे, ओवरकम ही करेंगे, मतलब फेस करेंगे ना यार, तो ओवरकम का मतलब होता है भाई फेस करना। ओके, ठीक है यार, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमें ढूंढने हैं क्या, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें आपको मैं कोई रूल नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे खुद यहाँ पे कोई रूल यूज़ नहीं करता। तो एग्जिस्ट तो मैंने भाई ऐसी स्पेलिंग नहीं सुनी इसकी। एक्सिबिट की भी मैंने, एग्जिबिट में भी यहाँ पे हो सकता है। एक्सहेल की स्पेलिंग भी ये नहीं होती, एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग भी यहाँ पे नहीं हो सकती, तो एग्जिबिट ही यहाँ पे सही है। ओके, तो बस नेक्स्ट बदलते हैं। टू टेक अ फ्रेंच लीव। ओके, फ्रेंच लीव, ये मतलब हमें एडीएम बताना है, एडीएम्स का मतलब मीनिंग बताना है कि यहाँ पे क्या मीनिंग होगा। अरे यार ये यार स्क्रीन रिकॉर्ड थोड़ा सा, चलो यार, टू टेक ए फ्रेंच लीव।
अब यहाँ पे देखो यार, फ्रेंच लीव। अब बात क्या है कि मतलब ये शुरू हुआ था जब मतलब फ्रांस में पहले मतलब लोग क्या होता रहा कि छोड़ देते थे यार, मतलब किसी मतलब पार्टी को ऐसे बिना बताए चले जाते थे। तो उसी को हम क्या बोलते, मतलब लोग क्या करने लगे थे कि फ्रेंच लीव ले ली, फ्रेंच लीव ले ली, फ्रेंच लीव ले ली। तो इसका मतलब क्या, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। ओके, लीव विद रिटन परमिशन गलत, एक्नॉलेज द होस्ट, वेलकम द होस्ट, तो लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। तो ये था भाई इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं भाई, स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग अब आपका होता है मतलब जैसे चमकदार सा, स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली। ओके, तो फिर इसका ग्लिटरिंग आएगा। आपने ग्लिटर सुना होगा, बचपन में आपने ग्लिटर से कुछ टॉयज कोई बनाए होंगे, मतलब कोई प्रोजेक्ट वर्क आपने किया होगा ग्लिटर से। तो ग्लिटर होता है मतलब एक रेत सा होता है और उसमें मतलब वो चमक रहा होता है बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ एलिमेंट्स डाले होते हैं जो चमकते हैं। ओके, तो बस यही होता है भाई, इसमें तो कुछ बताने का नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, हाँ ये है एक यार मतलब क्या, वन वर्ड, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी वन वर्ड है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, तो वो हमें पता है कि इनऑडिबल होता है। ओके, बहुत ज़्यादा इजी है। हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज। अब देखो यार, क्या बोल रहा है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यार इस मतलब ग्लास की टेबल को, ग्लास मतलब कांच की टेबल को केयर से मतलब देखभाल से रखो भाई, क्योंकि ये टूट सकती है। तो यहाँ पे वोलेटाइल नहीं हो सकता। वोलेटाइल क्या होता है यार कि मतलब जो पिघल सकती है। ओके, डक्टाइल, डक्टाइल क्या हो सकती है, जो मतलब डक्टिलिटी मतलब जो क्या यार, डक्टाइल मतलब ये होता है कि मतलब मान लो लोहे को जैसे हम पीट के उसकी मतलब तार बना लेना, तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं उसकी मतलब गुण को। तो ये आपने मतलब साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने ज़रूर सीखा होगा, अगर आप नहीं हो तो भी आपने साइंस तो पढ़ी होगी भाई। तो ये तो मतलब बहुत ही बेसिक सी बात है। तो फ्रेजाइल, फ्र्यूगल, फ्र्यूगल हो सकता है बट फ्रेजाइल आएगा यहाँ पे। फ्र्यूगल का मीनिंग कुछ और होता है, तो फ्रेजाइल यहाँ पे एग्जैक्टली राइट वर्ड फॉर इट। ओके, फ्रेजाइल होता है मतलब भूरभूरा, जो मतलब आसानी से टूट जाता है। ओके, अब एक और यहाँ पे मतलब आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर यहाँ पे ब्रिटल दिया होता, ब्रिटल। ओके, तो ब्रिटल पे क्या होता है, ब्रिटल का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको मतलब मार तोड़ के मतलब उस पर हथौड़ा हथौड़ा मारे तो वो टूट जाए, तो उसको ब्रिटल बोलते हैं। फ्रेजाइल और ब्रिटल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रिटल को हम तोड़ते हैं, फ्रेजाइल अपने आप वो मतलब टूटने के लायक सा होता है, उसमें एबिलिटी होती है कि वो टूट जाएगा। ओके, आगे सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अब देखो यार, मतलब मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे सरकाजम, और ये आपने बहुत जगह पे सुना भी होगा, मतलब बहुत जगह पे क्या यार, मतलब आप मतलब मॉडर्न इरा के बंदे हो यार, तो आपने यार भाई फेसबुक पे सरकाजम को मतलब सुना ही होगा। तो ये होता है मतलब हंसी मजाक। ओके, इसका मीनिंग होता है आपने इसको इंस्टाग्राम पे भी मतलब ऐसे मतलब इसके पेज लाइक किए होंगे सरकाजम के, तो बस सरकाजम तो यही होता है। ओके, आगे चलते हैं। एक्सोडस। एक्सोडस अब क्या होता है, मतलब इसका हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो एक्सोडस होता है आपका मतलब एक बड़ी मात्रा में, वेट ए मिनट, वेर आर द, या अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल। ओके, तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग अगर किसी दूसरे देश में चले जाए, मतलब कहीं किसी और जगह पे चले जाए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से इतने लोगों का एक्सोडस हो गया है। ओके, तो अब यहाँ पे इसका मतलब एंटोनियम बताना, तो एंटोनियम क्या होगा, अगर वो वापस आ रहे हैं तो अराइवल। इजी, चलो आगे चलते हैं। क्विस्केंट। अब ये क्विस्केंट क्या होता है भाई, क्विस्केंट का मीनिंग होता है इन ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। ओके, मतलब जैसे आलसी, लेजी, मतलब ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्टिव इसका क्या होगा, एंटोनियम। तो इसका भी ये भी भाई इजी था बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं यार। ए सॉन्ग संग बाई ए बुरियल, संग एट ए बुरियल। ओके,
तो भाई मतलब संग सॉन्ग वहाँ पे गाया जाने वाला जहाँ पे मतलब किसी को दफनाया जा रहा हो तो वो होता है भाई डिरगे। ओके। अब हिम्न का आपको पता होगा, हिम्न होते हैं श्लोक। बलाड बलाड होता है आपका, व्हाट इज बलाड, आई डोंट रिमेम्बर द बलाड। सोनेट, सोनेट होता है भाई 14 मतलब लाइनों की वो एक 14 वर्ड्स की कोई एक मतलब कोई पोइम होती है तो उसको सोनेट बोलते हैं। तो डिग्रे डिरगे यहाँ पे राइट आंसर है इसका। ओके आगे चलते हैं। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। ओके, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे आपको मतलब मुझे तो मतलब पता चल चुका है कि एरर क्या है, बट आपको भी बताना है। तो देखते हैं, पिछले वाला ही हम तरीका यहाँ पे लगाएंगे। आई कैन स्विम वेरी फास्ट। ओके, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, बट गलती पता है कहाँ पे हो गई। व्हेन आई वॉज 5, ओनली 5, तो जब मैं सिर्फ 5 साल का था, ओके, तब मैं बहुत अच्छा स्विम कर सकता हूँ। यहाँ पे ओनली की सेंस ये बन रही है, तो कर सकता था आएगा ना यार। तो मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुड आएगा भाई कैन की जगह, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है तो यहाँ पे कैन नहीं आ सकता। ओके, तो आई डोंट नो कि आपको समझ में आया कि नहीं। मतलब ये तो यार बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब इससे ईजी मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं कभी टेंस की अगर मैंने फ्यूचर में कोई वीडियो डाली तब आपको ये पक्का समझ में आ जाएगा। बाय द वे हमारा आंसर तो यहाँ पे हो गया आई कैन स्विम। आई कैन स्विम यहाँ पे बिल्कुल गलत है, आई कुड स्विम यहाँ पे आएगा। ओके, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। ओके, ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसी मतलब मूंगफली या फिर कोई नट किसी भी टाइप की जो हमसे टूट ही नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है भाई, मतलब बिल्कुल ईजी है ये बात। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ईजिली, मतलब सही है ना यार। मतलब हार्ड नट टू क्रैक का आ गया ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ईजी नट टू क्रैक था ये क्वेश्चन। ओके आगे चलते हैं। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। ओके, अब देखो यार मैंने मतलब ये पढ़ा है ना, तो पढ़ने में ही मैंने मतलब सही पढ़ दिया ये। एक्चुअल में यहाँ पे एज वेल एज लिखा ही नहीं है, तो बस सिंपली क्या आएगा यहाँ पे, एज वेल एज द प्लेयर्स वोज। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे वो वर आना चाहिए। अब यहाँ पे वर क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कैप्टन है यारो। और अगर हम वही हमारा पिछला रूल लगाएं मेन सब्जेक्ट को ढूंढने वाला, तो यहाँ पे क्या आता है कि एज वेल एज यहाँ पे फर्स्ट प्रीपोजिशन है, तो फिर इसके बाद वाला सारा कट गया। ओके, तो यहाँ पे द कैप्टन क्या रह गया यहाँ पे इसका मेन सब्जेक्ट। ओके, तो जब मेन सब्जेक्ट द कैप्टन है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्क कैसे आएगा, तो यहाँ पे वोज आएगा यार। तो बस सही है सेकंड, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 24th क्वेश्चन। ये फिर से हमारे पास एक पैराजम्बल आ गया। तो आजकल के मतलब एग्जाम्स में दो दो पैराजम्बल आ रहे हैं, तो इस पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए भाई। ये ऐसे कॉम्प्रीहेंशन में आता है। अब इसमें भी देखो कितना ईजी है ये। मतलब पीछे हमने एक रूल पढ़ा था, मतलब रूल मैंने आपको बताया था कि मतलब रूल ही समझो उसको, कि हमने हाउएवर मतलब देखा था ना पिछले में, तो हमने सोच लिया था कि भाई ये तो पहले आएगा नहीं। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही सोचते हैं, हाउएवर आया तो नहीं सोचते भाई कि ये पहले आने वाला है। तो ए वाला तो यहाँ पे होगा कैंसिल, एलिमिनेट। ओके, सेकंड करते हैं। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब बी वाला हो सकता है। तो बी वाला देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो सकता है पहला। बट सी और डी हमने अभी तक पढ़े नहीं है, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे अभी से, इसको अभी से हम सिलेक्ट नहीं करेंगे इस ऑप्शन को। आगे चलते हैं। दे ब्लेम। अब दे ब्लेम मतलब कौन ब्लेम कर रहा है, दे क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है भाई। सेम रूल भाई जो हमने पीछे पढ़ा था कि मतलब उसमें दिस चेंज आया था, तो क्या हो गया था कि मतलब दिस तो मतलब किसी चेंज के लिए तो आया हुआ ना, पिछले चेंज के लिए, तो भाई तो वो भी एक प्रोनाउन था, तो ये भी पहले नहीं आ सकता, तो सी वाला भी नहीं आ सकता। सो पीपल ओपनली। अब यहाँ पे सो पीपल ओपनली मतलब किसी न किसी स्टेटमेंट, कोई ना कोई स्टेटमेंट थी पहले,
तो उसके लिए सो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब हिंदी में आपको बताऊंगा इसलिए, हाँ इसलिए होता है। तो मतलब ये मतलब ये चीज़ ऐसे थी तो ये ऐसे हो गई, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मतलब यहाँ पे अगर शो आया तो ये भी पहले, सबसे पहला सेंटेंस ये नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। अब हमारा मतलब ईजिली बी आंसर हो गया राइट। हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार और तो तीनों के तीनों पहले हो ही नहीं सकते, बी ही हो सकता है बस। चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन यार, ये है यार नरेशन का। ओके, मैंने बोला था आपको कि भाई आपको मतलब एक्टिव पैसिव और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपको आने ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं आते तो भाई आप कम्पीट नहीं कर सकते हो इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो ठीक है भाई, ही सेड दैट होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन है, तो भाई सेड टू द, तो यहाँ पे आस्क्ड आएगा, आस्क्ड है, इंक्वायर्ड है। ओ वाओ, हमें तो इंक्वायर्ड मिल गया, तो ये मतलब और भी ज़्यादा अच्छा है कि मतलब रिसेप्शनिस्ट से हम इंक्वायरी करते हैं। बट यहाँ पे बात ये है, इंक्वायरी हम करते हैं कि यहाँ पे रूम है या नहीं। ओके, बट इसने टैरिफ्स के बारे में पूछा तो हम यहाँ पे इंक्वायर नहीं कर रहे, तो ये तो हो गया गलत। आस्क्ड दी होटल रिसेप्शनिस्ट। ओके, तो ये तीनों ही हैं, मतलब ये इन तीनों में से कोई भी सकता है। रिसेप्शनिस्ट दैट इफ़ ही कैन टेल हिम द टैरिफ्स ऑफ रूम्स। ओके, टू टेल हिम द टैरिफ्स ऑफ रूम्स, इफ़ ही कुड टेल हिम। अब ये आएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि भाई अब यहाँ पे कैन का कूड हो जाएगा, मतलब एक हम एक पीछे चले जाते हैं इसमें पीछे। मतलब अगर मैं आपको मतलब जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कोई वीडियो अगर बनेगी तो उसमें मैं आपको ज़रूर पक्का भाई मतलब ये आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो बस यार इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें। ओके, और अगर यार आप इसको लाइक करोगे तो भाई मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का। और वैसे मैं मतलब 3-4 दिन में तो एक वीडियो ऐसी डालने ही वाला हूँ पक्का। तो इंग्लिश की मैं डालूँगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो भाई मैं मतलब एक टीचर से बात कर रहा हूँ, एक बंदे का सीजर क्रैक्ड है तो उससे मतलब बात कर रहा हूँ कि अगर वो मैथ्स की वीडियो डाल सके तो ठीक है यार। तो फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं, जिससे आपको मतलब आइडिया लगेगा कि भाई एक्चुअल में एग्ज़ाम कैसा होता है, तो भाई टॉपर्स कैसे सोचते हैं, एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करते हैं यार लोग। तो ये सब आपको मतलब पता चलेगा इन वीडियोज़ से। और फ्यूचर में मेरे और ज़्यादा प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके यार, तो बस ठीक है यार, बाय बाय, टिल देन, टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। ओके बाय।